चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग हार्मोनल पिल्स के बारे में बात कर रहे थे और पिल्स वगैरह को हम डिस्कस कर लिया था हमने। अब उसमें एक और चीज हमारे पास आती है पिल्स के बाद। यदि हम हार्मोनल मेथड की बात करेंगे तो हार्मोनल मेथड में नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन के बारे में हमने लिख लिया था, जैसे एक इंजेक्शन में था DMT, ये समझा था, डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स, अब ये सारे मेथड हम फीमेल के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्लांट्स की यदि बात करें तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं? देखो, इम्प्लांट्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बॉडी के अंदर रहती हैं। तो इम्प्लांट्स क्या हैं? ये सब क्यूटेनियस, हम इन्हें सब्सटेंस बोल सकते हैं या नॉर प्लांट बोल सकते हैं, जो स्किन के अंदर रहेंगे। तो दे आर सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस जो हमारी स्किन की लेयर है, स्किन के अंदर देखा जाएगा ये, तो सब क्यूटेनियस होता है। और ये भी एक तरीके के इंजेक्शन हो सकते हैं, या ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कुछ जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये सब क्यूटेनियस होते हैं। और इसमें होता क्या है, इनके अंदर, इन इंजेक्शन के अंदर भी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है। तो दे हैव हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इनमें भी हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये इनहिबिट करेगा किसको? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ GnRH। इसके सिक्रीशन को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टॉप ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन को रोक देगा। ओव्यूलेशन को रोकेगा तो ओवम रिलीज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये सारा काम है इसका। इसके यदि हम फेलियर रेट देखें कितना होता है इसका, इसका फेलियर रेट जो है वो 0% भी हो सकता है, या 0 से 0.4% तक हो सकता है। बहुत कम फेलियर रेट है इसका। तो ये तो हो गई फीमेल पिल्स के बारे में हमने बात करी। कुछ मेल पिल्स भी हमारे पास आती हैं, तो हम बात करते हैं मेल पिल्स के बारे में। मेल पिल्स, मेल पिल्स की बात करें तो इसमें एक हमारे पास आता है गोसीपोल। गोसीपोल एक मेल पिल है। और ये मेल पिल जो है, ये किससे बना है? ये बना होता है कॉटन सीड से, मेड अप फ्रॉम कॉटन सीड। इसको कॉटन सीड से बनाया गया है। ठीक है। और ये करता क्या है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देता है। इट प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनना बंद कर देगा ये। ठीक है। तो फिर क्या देखा गया? ये देखा गया कि भाई ये तो स्पर्म को रोक रहा है, लेकिन इसको बाद में बैन कर दिया गया। और बैन क्यों करा गया? बैन इसलिए किया गया क्योंकि ये परमानेंट एजोस्पर्मिया कॉज कर रहा था।
इट इज बैन, को बैन कर दिया गया है बिकॉज इट कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया, मतलब परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी हम मेल पिल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कैन also used in male oral pills। और सबसे पहले जिसने ये प्रोजेस्टेरोन से प्रोजेस्टेरोन पिल बनाई थी मेल के लिए, वो बनाई थी चाइना ने। तो हम ये बोल सकते हैं, और कब बनाया था इसने? इसने बनाया था जुलाई में, इन जुलाई 2000 चाइना मेड प्रोजेस्टेरोन oral pill for male फर्स्ट टाइम इसने बनाया था। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार जिसने ओरल पिल्स बनाई थी ना मेल के लिए, जिसमें प्रोजेस्टेरोन रहेगा, वो किसने बनाई थी? वो चाइना ने बनाई थी। ठीक है, तो ये हो गई ओरल पिल्स फॉर मेल के लिए। अब इसके बाद हम कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को समझते हैं। तो उसमें भी हमारे पास कुछ इमरजेंसी पिल्स आती हैं। तो हेडिंग देते हैं हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जी बोलिए हर्षित। तो प्रोजेस्टेरोन तो सर इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, लेकिन अगर उसकी हाई कंसंट्रेशन देंगे ना हम, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जब देंगे हाई कंसंट्रेशन में, जब इसको देंगे, तो ये क्या करेगा? तब ये फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा। एक तो मीटिंग को रोक देगा, दूसरा क्या कर सकता है? ये उस जायगोट को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है। ओके सर। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की यदि हम बात करेंगे, तो ये एक ही प्रिंसिपल वर्क करता है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड कर दिया जाए, मतलब उनको मिलने ना दिया जाए। जब मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब इसमें हमारे पास तीन अलग अलग मेथड आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस मेथड या रिदम एब्सिस्टेंस मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट है रिदम या पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड। पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड, ये जो है, इसमें यदि हम बात करें तो देखो होता क्या है कि जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, और जो फर्स्ट 7 डेज हैं हम ये बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल सेफ होते हैं। उसे हम सेफ पीरियड कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है?
सेफ पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ओम रिलीज होगा नहीं, तो इस टाइम पर यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं पीरियडिक एब्सिस्टेंस में कि भाई ये किस पर बेस्ड है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेस्ड है पूरी तरह से। तो फर्स्ट 7 days ऑफ menstrual cycle is called safe period, is called safe period। ठीक है, अभी इसका मतलब आप समझ गए कि यदि इस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये जो पीरियडिक एब्सिस्टेंस है, यदि इसमें जो 10 to 17 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस टाइम पर यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 10 to 17 डेज हैं ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। उसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। मतलब इस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइम पर हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना होगा ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो पहला हो गया पीरियडिक एब्सिस्टेंस। दूसरा है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। सेकंड वन इज विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो मेल पार्टनर है उसको क्या होता है कि भाई जब इंसेमिनेशन होने वाला होगा, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन से पहले मेल को पता चल जाएगा कि भाई अब इजैकुलेशन होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या करे वो, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन मेल पार्टनर अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से विड्रॉ कर ले। ठीक है, ताकि जो सीमन है वो फीमेल वेजाइना में या फीमेल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज ना हो, जिसकी वजह से ओम और स्पर्म की मीटिंग को रोका जा सकता है। इसमें क्या होगा, इन दिस ड्यूरिंग sexual intercourse, the male partner withdraw his penis from female vagina just before ejaculation। ठीक है, ejaculation से पहले क्या करे, ये अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से रिमूव कर ले, विड्रॉ कर ले। तो ये दो मेथड हमने यहाँ समझ लिए नेचुरल में, एक तो समझ लिया पीरियडिक एब्सिस्टेंस और दूसरा समझ लिया हमने कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, तो थर्ड और देख लेते हैं नेचुरल में, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। होता क्या है ये लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब है, इसमें ये चीज समझी जाती है या देखी जाती है कि भाई जब प्रोलैक्टिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाता है लैक्टेटिंग मदर के अंदर। मतलब प्रेगनेंसी के बाद, बर्थ के बाद फीमेल में मिल्क प्रोड्यूस होगा, उसमें प्रोलैक्टिन का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा,
तो इसकी वजह से फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाती, बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए। इस टाइम पीरियड को या इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टेशनल एमिनोरिया। और इस टाइम पे यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही है, ओवम बन ही नहीं रहा है, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, समझ लेते हैं इसके बारे में, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया इसकी यदि बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लैक्टेटिंग मदर में हाई कंसेंट्रेशन होती है किसकी, प्रोलैक्टिन की, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट कर देता है। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन lactating mother inhibit menstrual cycle। क्या करेगा ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। ठीक है, और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब नहीं होगा तो ओवम प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ओव्यूलेशन स्टॉप, ओव्यूलेशन रुक जाएगा, तो ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा। ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। अच्छा, ये जो आपका जितना लंबे समय तक ये ब्रेस्ट फीडिंग चलेगा उतने टाइम तक हम ये बोल सकते हैं कि ये मेथड या जो ये लैक्टेशन एमिनोरिया है वो देखा जा सकता है। और इसको रिपोर्ट किया गया है कि इफेक्टिव है ओनली अप टू मैक्सिमम कितने दिन टाइम तक हो सकता है, ये लगभग 6 महीने तक हो सकता है। उसके बाद फिर लैक्टेशन तो चलता रहेगा, मिल्क फीडिंग चलती रहेगी, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं स्टार मार्क करके कि ये कब तक रिपोर्ट किया गया है, इट इज reported up to it is reported up to 6 months 6 months following parturition, following parturition। इसका मतलब डिलीवरी के बाद 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाती है। लेकिन ऐसा सब में देखा नहीं जाता। कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 6 महीने तक के लिए नहीं रुकती, एक आधा महीने में या 2 महीने में ही वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तो फीमेल दोबारा से प्रेग्नेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसके फेलियर चांसेस ज्यादा होते हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है कि जो ये हमारे नेचुरल मेथड हैं इनके फेलियर चांसेस मैक्सिमम हैं। इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन चांसेस भी बने रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल मेथड होते हैं इनके कुछ एडवांटेज क्या हैं कि एक तो ये प्राइवेसी है, प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, ये एकदम चीपर मेथड है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इस वजह से कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम कोई केमिकल एजेंट वगैरह यहाँ पर अप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसमें। तो ये हो गए हमारे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मिनल मेथड। तो अब हम टर्मिनल मेथड की और बात कर लेते हैं।
सेकंड है कैटेगरी जो हमारी थी टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए टर्मिनल मेथड की यदि बात करेंगे तो इसमें हमारे सर्जिकल मेथड आते हैं, इसलिए इनको हम स्टेज में इनको स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। इट इज सर्जिकल मेथड, इट इज अ सर्जिकल मेथड या इनको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है गैमेट का उसी को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक दी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ये गैमेट के रास्ते को ही रोक देगा, उसी को ब्लॉक कर देगा, तो गैमेट आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, ये जो मेथड है ये बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर कैसे हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं। तो हम बोल सकते हैं दीज मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो काफी पुअर होती है। रिवर्स तो हो सकते हैं लेकिन रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, इसलिए इनको परमानेंट मेथड भी बोला जाता है। देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, बहुत लो है रिवर्सिबिलिटी। इसमें मेल के लिए कौन सा है, फीमेल के लिए कौन सा है, वो एक बार देख लेते हैं। तो फॉर मेल, मेल के लिए होता है इसमें वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं, इसमें हम वाज डिफरेंस को कट कर देते हैं। टू कट ऑफ वाज डिफरेंस, टू कट ऑफ वाज डिफरेंस, ताकि इजैकुलेशन जो होगा उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। सो इजैकुलेशन डज नॉट अकर, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म डज नॉट अकर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो इजैकुलेशन होगा ना उसमें स्पर्म नहीं देखा जाएगा। और फीमेल के लिए जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सो फॉर फीमेल के लिए होगा ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। कट फेलोपियन ट्यूब, ताकि ओवम आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका पाथवे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मेथड। इसी के साथ हमने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट कर लिए यहाँ पर आज। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि भाई इनफर्टिलिटी क्या होती है और उसको ट्रीट करने के तरीके क्या हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास ना एक ही और आती है, और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में समझेंगे, वहां पर हमें एड्स पढ़ना है, तो एड्स के बारे में हम वहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।